जेईई मेंस में तो लास्ट से थोड़ा सा फॉर्मूला देख के ना आपसे सूझ जाना चाहिए। हाँ, सीबीएसई में क्या होता है ना, वो 1 डे या 2 डे स्टडी आप मान सकते हो उसको, 2 दिन में आप थ्योरी वगैरह क्वेश्चन रिटर्न वगैरह काफी काम आता है। बट एंट्रेंस में कहाँ से देंगे, क्या करेंगे, कैसा है, लास्ट में आप देख के जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने साल भर पढ़ानी है और 15 दिन में पढ़ के एंट्रेंस दोगे, ये पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, चांस ही नहीं है इसका। 2 साल अच्छा खासा प्रिपरेशन आप अच्छे से करोगे, करा है हमारे कुछ कुछ बच्चों ने प्रिपरेशन अच्छे से करा है बहुत, तब आप सोच सकते हो कि हाँ हम करके आ सकते हैं। ये लक वाली बात नहीं है कि आपने लगा दिया तुक्का और लग गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी होता ही नहीं, बहुत कम चांसेस होता है ऐसा होने का। 3 दिन में कौन पढ़ता है? अंकित ने 3 दिन में पढ़ा क्या? अंकित ने 3 दिन में पढ़ा? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुमने खाली 3 दिन में नहीं पढ़ा है अंकित, ये तुम गलत बोल रहे हो। तुमने साल भर मेहनत करा है यहाँ पे क्लास आके, कि 3 दिन तुम रिवाइज कर रहे हो। तुमने 3 दिन में जेईई मेंस नहीं पढ़ा, तुम 3 दिन अभी रिवाइज पे चक जा रहे हो। तुमने अच्छा खासा साल भर सब कुछ पढ़ा है प्रॉपर, 11th में भी पढ़ा था प्रॉपर, और अब भी पढ़ रहे हो तुम प्रॉपर, एक भी दिन तुमने क्लास मिस नहीं करी, तो वो सारा एफर्ट कहाँ जाएगा? वो भी तो काम आएगा ना, ठीक है। अच्छा, तो सरफेस केमिस्ट्री में मैंने कल आपको पढ़ाया था, हमने कल पढ़ा था फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिक्स ऑप्शन के बारे में आपको बताया था, और आपको कम से कम 7 या 8 डिफरेंसेस मैंने लिखवाए थे दोनों टॉपिक के, केमिक्स ऑप्शन के और फिजिक्स ऑप्शन के। इसमें हमने ये देखा कि जो फिजिक्स ऑप्शन है, थोड़ा सा मुझे लिखवाना भी नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको बता के चलती हूँ। फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, जब एडजर्बेंट के ऊपर चिपक जाता है या जुड़ जाता है या जाके वहां पे एडजॉर्ब हो जाता है, कौन? एडजर्बेंट के ऊपर, तो वहां पे वेंडल फोर्स चलता है। बट यहाँ पे प्रॉपर केमिकल बॉन्डिंग होती है, ये हाईली स्पेसिफिक है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हो रही है मतलब हाईली स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई भी गैस जा रहा है किसी सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यह ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, बट ये स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए एंडो होता है, फिर एक्सो होता है। तो इन दोनों के ग्राफ भी अलग अलग बनते हैं, जब मैं आपको आज ग्राफ पढ़ाऊंगी तो दोनों के अलग अलग ग्राफ बनेंगे। यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है काफी लो होता है, 20 to 40 किलो जूल, यहाँ पे 80 to 240 किलो जूल होता है एंथैल्पी, क्लियर ना। अच्छा, यहाँ पे ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ये मल्टीमोलिकुलर लेयर बनाता है, ये मल्टीमोलिकुलर लेयर बनाता है, ये यूनिमोलिकुलर लेयर बनाता है। तो ऐसे कई सारे डिफरेंसेस हमने कल देखे थे। आज मैं आपको लेके चलती हूँ फैक्टर्स ऑन व्हिच एडजॉर्प्शन डिपेंड्स। किन किन चीजों के ऊपर एब्जॉर्प्शन डिपेंडेंसी रखता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे चलूं तो सबसे पहला है रेसिडुअल फोर्स, जिसे आप कहते हो, रेसिडुअल फोर्स कहते हो। सबसे पहले रेसिडुअल फोर्स है। व्हाट इज रेसिडुअल फोर्स? सरफेस के ऊपर जितने अनबैलेंस्ड फोर्स रहते हैं, एडजॉर्प्शन उतना बेटर होता है। सो एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू रेसिडुअल फोर्स at the surface. That means adsorption proportional to residual force on the surface. At the surface. सरफेस ऑफ एडजर्बेंट, जहां पे चिपकना है, जिस जगह पे चिपकना है वहां पे कितना अनबैलेंस फोर्स है, उसके ऊपर एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड, सरफेस एरिया ऑफ एडजर्बेंट
एडजर्बेंट की सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है उतना एडजॉर्प्शन बेटर होता है, प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ज्यादा अमाउंट का होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि अगर मेरा एडजॉर्बेंट अगर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में है या एक्टिवेटेड फॉर्म में है तो एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसे अगर लिखते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट वाइज बताना चाहती थी कि किस तरीके से किस किस के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है। तो आप लिखो finely divided adjournment or activated। इसका मतलब है कि अगर मेरा एडजॉर्बेंट जो है वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में है या एक्टिवेटेड फॉर्म का मतलब है एक्टिव साइड बढ़ जाना, एक्टिव साइड ज्यादा होगा। मतलब अगर आप कोई किसी भी एडजर्बेंट को अगर आप फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लेते हो तो क्या होता है, उसमें सरफेस एरिया काफी ज्यादा बढ़ जाता है और एक्टिव साइड बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? एक्टिव साइड बढ़ जाता है, तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। ड्यू टू, तो इससे क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड आपको पूछा जाएगा कि फाइव फाइनली डिवाइडेड एडजॉर्बेंट आर प्रेफर्ड, तो क्या लिखोगे? ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड इंक्रीज इन एक्टिव साइड्स, दोनों बढ़ जाते हैं। सरफेस एरिया भी बढ़ता है फाइनली डिवाइडेड के लिए और एक्टिव साइड भी बढ़ जाता है। एक्टिव साइड अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो एडजॉर्प्शन जो होता है वो बड़े अच्छे तरीके से होता है। तो ये आप ले सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं कि फाइनली डिवाइडेड का मतलब है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। फाइनली डिवाइडेड का मतलब होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड इंक्रीज इन एक्टिव साइट्स। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट में चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ एडजर्बेट। नेचर ऑफ एडजर्बेट, नेचर ऑफ एडजर्बेट में क्या है, ये सरफेस एरिया आपको मैंने बता दिया, डायरेक्ट है, इसके साथ भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है। नेचर ऑफ एडजर्बेट में क्या होगा, मतलब अगर आपका एडजर्बेट गैसेस है विथ हाईली लिक्विफेबल क्वालिटी का है, प्रॉपर्टी का है एंड हाई क्रिटिकल टेम्परेचर वाला अगर है तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ नेचर ऑफ एडजर्बेट को क्या लिखना है। लिखना है आपको यहाँ पे हाईली, राइट डाउन लिखो, highly liquefiable gas with are adsorbed easily। That means आपने क्या देखा, adsorption is proportional to critical temperature of gas। adsorption is proportional to, बहुत important है, adsorption is proportional to critical temperature। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो गैस इजीली लिक्विफेबल है, और अगर इजीली लिक्विफेबल है तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। क्लियर है? ओके। अच्छा, तो इसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एमोनिया हो गया, HCl हो गया, आपका इसमें आप और भी ले सकते हो, और वाटर का भी बेटर रहता है, लिक्विफेबल जो प्रॉपर्टी है वो भी इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, इसके अंदर उसे डाल सकते हो। सो दीज आर द गैसेस, दीज आर SO2 हो गया, दीज आर द गैसेस absorbed easily
ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं विद हाई क्रिटिकल टेम्परेचर. द फिफ्थ पॉइंट है प्रेशर. Absorption is proportional to pressure at the surface. Pressure of the, आप ले सकते हो pressure of the adsorbate. ठीक है. एब्जॉर्प्शन जो होता है, अगर प्रेशर एडजॉर्बेट का प्रेशर ज्यादा रहा, एडजॉर्बेट का अगर प्रेशर ज्यादा रहा, मान लो एक सरफेस है, उसके ऊपर एक एडजॉर्बेट फ्लो, एडजॉर्बेट गैसेस, मोस्टली गैसेस के फॉर्म में, मोस्टली गैसेस चिपक जाते हैं, लिक्विफाइबल होकर चिपक जाते हैं. तो अगर गैसेस का प्रेशर ज्यादा रहा ऊपर, तो इजीली वो एडजॉर्प्शन पे चले जाते हैं. क्लियर ना? अब चलते हैं इसका डायरेक्टली, इसका मैं आपको ग्राफ भी बताऊंगी. फ्रेउनलिक एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म जिसे कहते हैं, ग्राफ आपको देखना है. एंड सिक्स पॉइंट है टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ एडजॉर्प्शन का इनवर्स रिलेशन होता है. एडजॉर्प्शन is proportional to, I mean inversely proportional to temperature. आपको पता है एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, और जो भी एक्सोथर्मिक होता है वहां पे अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो एडजॉर्प्शन घट जाता है. क्लियर है? तो आप ये फैक्टर्स प्लीज नोट डाउन कर लो एक बार, और उसके बाद हम सीधे चलेंगे. इसके बाद आपको मैं लेके चलूंगी फ्रेउनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में है और आइसोबार है. प्लीज नोट इट डाउन. अभी क्या स्कूल में प्री बोर्ड चल रहा है क्या? अभी आपको सरफेस का, ये हम सब नॉर्मल क्लास है ना, आज बहुत कम बच्चे हैं. प्री बोर्ड वगैरह चल रहा होगा स्कूल में ना, मुझे लग रहा है. दिस इज डन. यस मैम. अच्छा, तो हमने क्या देखा, थोड़ा सा हम फिर से दोबारा ये कर लेते हैं. किस किस के ऊपर एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है? रेसिडुअल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ज्यादा फोर्स रहेगा अनबैलेंस फोर्स तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा. सरफेस एरिया अगर ज्यादा रहा एब्जॉर्बेंट का, तो ज्यादा उसको सरफेस मिल जाएगा चिपकने के लिए, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा. फाइनली डिवाइडेड फॉर्म अगर रहता है, या फिर एक्टिवेटेड अगर फॉर्म रहता है, तो वहां पे भी बढ़ता है. एक्टिवेटेड में क्या होता है, एक्टिव साइड बढ़ जाता है और सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है. नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, इसका मतलब है अगर कोई गैस है जो हाई लिक्विफेबल है, इसका मतलब है हाई क्रिटिकल टेम्परेचर वाला अगर कोई गैस है, तो उसका एडजॉर्प्शन बेटर होता है, इजीली हो जाता है. फिफ्थ पॉइंट, एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द एडजॉर्बेट. अगर एडजॉर्बेट का प्रेशर बेटर जा रहा है ऊपर सरफेस के ऊपर, हाई प्रेशर के साथ अगर एडजॉर्बेट फ्लो कर रहा है, तो वहां पे चिपकने का चांसेस ज्यादा होता है, एडजॉर्प्शन बेटर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं चलूं, तो एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन दिखाते हैं, बिकॉज एक्सोथर्मिक होता है. दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक के लिए इनवर्स रिलेशन दिखता है. अच्छा, देन कम टू, ये मेरा हो चुका है. अब हम चलते हैं, ये अगर डन हो गया है तो हम चलेंगे अभी आपका जो ग्राफ है उसमें चलेंगे. अरे आज मैंने आपको वो नहीं दिया ना, सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स नहीं भेजे. वैसे तो मैं लिखवा रही हूँ सारा, बट फिर भी नोट्स में भेज, मैं भूल गई थी, तो सनोदान ने रिमाइंड कराया था कि मैम भेज दो, फिर मैं बिजी रह गई, भेज नहीं, तो आज भेज दूंगी. ठीक है, आज भेज दो. अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, अब हम चलते हैं कि देखते हैं टेम्परेचर और प्रेशर का एडजॉर्प्शन के साथ क्या रिलेशन और ग्राफ कैसे बनेगा. तो इसे एक्चुअली दो तरीके से नेमिंग करी गई है. एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है और एक है एडजॉर्प्शन आइसोबार है. ठीक है, दैट मींस मैं थोड़ा सा सबसे पहले चलती हूँ फ्रेउनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में चलती है.
साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये जो वेरिएशंस है सबसे पहले ऑब्जर्व करा था, उनके हिसाब से नेमिंग करी गई है फ्रेउनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये। आइसोथर्म का मतलब बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ रहेगा। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ है तो ग्राफ किन किन के बीच रहेगा? बेसिकली ये एडजॉर्प्शन प्रेशर रिलेशनशिप है, ये है ये है ग्राफ। अभी जो आपको बताएगा एडजॉर्प्शन प्रेशर रिलेशनशिप क्या होता है वो आपको बताना है। एडजॉर्प्शन प्रेशर रिलेशनशिप क्लियर है? एडजॉर्प्शन के साथ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर का क्या रिलेशन बनता है? The graph between the graph between extent of adsorption x by m versus pressure is known as Freundlich adsorption आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्म का मतलब ही होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और मुझे ग्राफ ड्रॉ करनी है किसके बीच? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x by m वर्सेस प्रेशर के साथ। तो क्या रिलेशन बनता है? x by m दिस इज इक्वल टू k p टू द पावर 1 by l। ये रिलेशन बनता है किसका? ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है। ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है मतलब कितना एडजॉर्प्शन हो रहा है और प्रेशर क्या है। इन दोनों का आप देख सकते हो डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। यहाँ पे H जो है वो है मास ऑफ एडजर्बेट और M जो है ये मास ऑफ एडजर्बेंट है। ये यहाँ पे X जो है ये मास ऑफ एडजर्बेट है एंड M जो है ये मास ऑफ एडजर्बेंट है। K और N जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे अल्टीमेट K and N are constant that depends on the nature of adsorbate and adsorbent। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? एडजर्बेट और एडजर्बेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कांस्टेंट है ये, दैट इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड सॉलिड। P is the pressure of adsorbate. P is the अच्छा अनुराग बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। प्रेशर adsorbate और ध्यान रहे N is always greater than 1 here। ये यहाँ पे मेरा बनता है x y f k p like this। अच्छा अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ क्या बनेगा? इसका ग्राफ जो होता है किस तरीके से ग्राफ बनता है वो सारा बता दिया है। एक्सटेंट है, कितना एडजर्बेंट कितने एडजर्बेंट के ऊपर चिपक रहा है, एडजॉर्ब पूरा ये मास है x y f, k is the constant in this। इसके मैं ग्राफ में आपको बनाने चलूं तो ग्राफ क्या बनता है? ये प्रेशर है, ठीक है, और ये x by m का एक्सिस है और प्रेशर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो प्रेशर ऐसे बनता है। क्लियर है? और होता क्या है? सबसे पहले इनिशियली प्रेशर बढ़ाया जाता है तो एडजॉर्प्शन बढ़ता है। देख सकते हो प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन पहले बढ़ेगा। उसके बाद क्या होता है? सैचुरेशन पॉइंट आता है जिसे हम PS कहते हैं, सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं उसको। उसके बाद आप जितना भी प्रेशर बढ़ा लो एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। known as saturation point or saturation pressure of saturation you can call it। सबसे पहले रिलेशन दिखाते हुए प्रेशर के साथ x by m पहले बढ़ जाता है और कुछ देर के बाद फिर वो कांस्टेंट रहने लग जाता है। दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट। अच्छा अब आपको मैंने ये भी कहा है कि प्रेशर एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन होता है। कहा है मैंने? बिकॉज एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एडजॉर्प्शन घट जाएगा।
अगर मैं वही आइसोथर्म वाले जो